गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो अपने को टॉपिक स्टार्ट करना उसका नाम है वेव्स। तो वेव्स क्या होती हैं ये बताने के पहले वेव्स का एक एनिमेशन या वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये पानी के रिपल्स हैं, ठीक है। इसको अपन स्टार्ट करें तो यहाँ देखें एक बूंद टपकी, पानी पहले शांत था, एक बूंद टपकी और इस तरीके से एक वेव सब तरफ फैल गई, ठीक है। इसको ही बोलते हैं ना वेव। तो ये हुआ क्या, तो अपन इसको समझें कि एक शांत मीडियम था। शांत मीडियम मतलब एक मीडियम था, पानी एक मीडियम है, एक माध्यम है, और वो कैसा था, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। लेकिन उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट जाके गिरा, एक बूंद जाके गिरी, तो बूंद ने पानी को डिस्टर्ब कर दिया। अब बूंद अपने साथ क्या लेके आई थी, एनर्जी लेके आई थी। तो उसने वो एनर्जी जो है वो पानी को दी और वो एनर्जी आगे की तरफ बढ़ने लग गई, और वो जो एनर्जी आगे की तरफ बढ़ने लग गई उसको अपन ने क्या बोल दिया, वेव। आई बात समझ में। तो वेव क्या होता है, तो वेव क्या होता है ये बताने के लिए अपन देखें यहां पे कि वेव इज ए डिस्टर्बेंस विच प्रोपोगेट्स एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। एक जगह से दूसरी जगह तक क्या जाती है, एनर्जी जाती है, मैटर नहीं जाता, मास नहीं जाता, ठीक है। अब एक बार फिर से पुराना वाला एनिमेशन देखते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखें, इसके अंदर एक बार इसको स्टार्ट फिर से करें तो यहां पे देखें ये वेव बूंद गिरी, इसने डिस्टर्ब किया, और ये जो गोले बनते जा रहे हैं ना, ये यहाँ पे जो इस तरीके से गोले बन रहे हैं, ये गोला आगे बढ़ा तो ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, न कि इस जगह का पानी ट्रांसफर हो रहा है आगे की तरफ, ठीक है। बिल्कुल मत सोचना कि पानी यहाँ का इधर से उधर की तरफ चला गया, वो वहीं का पानी है, वहीं के वहीं वो ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है। और हमको ऐसा लग रहा है कि वो आगे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, न कि ट्रांसफर ऑफ मास। तो वेव क्या है, वेव इज अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस हुआ और उससे क्या हुआ, मास ट्रांसफर नहीं हुआ, एनर्जी ट्रांसफर हुई, पर मोमेंटम भी ट्रांसफर हुआ। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी उसके अंदर है, ठीक है। तो फिर से अपन अपने उस वाली डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन यह बोलती है वेव की कि वेव इज ए डिस्टर्बेंस, ये तो समझ में आ गया, डिस्टर्बेंस हुआ विच प्रोपोगेट्स एनर्जी या विच ट्रांसफर्स एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर और मास, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई। अब इसके पॉइंट समझें। वेव डू नॉट ट्रांसफर क्या, वेव डू नॉट ट्रांसफर मास। वेव जो है वो क्या होता है, मास ट्रांसफर नहीं करती। वेव ट्रांसफर्स एनर्जी, वेव एनर्जी ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। वेव ट्रांसफर्स मोमेंटम, वेव मोमेंटम भी ट्रांसफर कर देती है। ईच पार्टिकल ऑफ वेव ऑसिलेट्स एट इट्स ओन पोजीशन, अपनी ही पोजीशन पर ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। विदाउट मूविंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ नहीं जाते वो पार्टिकल्स, वहीं ऑसिलेशंस करते रहते हैं, लगता है कि जा रहे हैं। जैसे तुमने दिवाली की सीरीज देखी है, वो ऐसे बल्ब रहता है, ऐसा लगता है कि वो आगे की तरफ जा रहा है लाइट, लेकिन वो अपनी ही जगह पे ब्लिंक कर रहा होता है, बल्ब थोड़ी चल देगा इधर से इधर, लेकिन ऐसा लगता है ना कि आगे की तरफ जा रहा है। शादियों में मंदिरों पे लगा रहता है, ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं, तो बल्ब थोड़ी घूम रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, there is only an oscillation of the particle at that place and there is no transfer of the particle itself, only energy moves in the forward direction, सिर्फ एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती। क्लियर हुई बात। चलिए इसको नोट करें पॉज दबा के, फिर आगे समझाते हैं। हाँ, तो अपने को क्या क्या समझ में आ गया, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, ठीक। अब यहां पे देखें, ये जो ऊपर की से इधर की तरफ जा रही है इसको बोलते हैं वेव पल्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वेव पल्स। और अगर ऐसी कई सारी एक के बाद एक जाने लग जाती है तो उसको बोलते हैं वेव। अंतर समझ में आया। जैसे मान लो ये रस्सी थी, तुमने इधर से पकड़ के यूं झटका दिया तो एक ऊपर की तरफ गया और ये ऊपर की तरफ से आगे बढ़ गई, तो तुमने बेसिकली क्या किया, यहां एनर्जी प्रोवाइड करी, इसको डिस्टर्बेंस प्रोवाइड किया, और वो एनर्जी आगे की तरफ बढ़ रही है। क्या इस जगह का पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ रहा है क्या, ठीक है। देखना इस जगह के पार्टिकल का क्या हुआ, वो तो ऑसिलेट करके निकल गया आगे। तो ये जो पार्टिकल यानी रस्सी जो यहां थी इस जगह पे, इसी जगह पे है ना, वो थोड़ी इधर उधर हो रही है। तो फिर आगे की तरफ जा क्या रहा है, आगे की तरफ जा रही है एनर्जी, जो डिस्टर्बेंस तुमने भेजा हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से
वेव लगातार भेजोगे तो वेव ट्रेन कहलाएगी, अदरवाइज वो वेव पल्स कहलाएगी। सिंगल भेजोगे तो वेव पल्स, और लगातार भेजोगे तो वेव ट्रेन या सिर्फ वेव। ठीक है, सिंगल अगर भेजोगे तो क्या कहलाएगी? वेव पल्स। ठीक है, सिंगल भेजोगे तो वेव पल्स, अदरवाइज ये वाली जो लगातार भेजते हैं, यानी कि हमने ऑसिलेशन लगातार ऐसे करना चालू किया, तो ये क्या कहलाएगा? वेव ट्रेन। ठीक है, या सिर्फ वेव भी बोल सकते हैं इसको। तो ये वेव का डायग्राम है, इसको नोट कर ले। ठीक है, वेव का डायग्राम है, इसको नोट कर ले फटाफट। आइए अब इसको आगे समझते हैं। वेव जो होती है वो दो प्रकार की हो सकती है। एक वेव जो होती है उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव, और दूसरी बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल का मतलब ये है उसको चलने के लिए मीडियम चाहिए। ठीक है, मैकेनिकल जो रहती है उसको चलने के लिए क्या रहता है? मीडियम चाहिए रहता है। और मीडियम मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। जबकि अगर वेव विदाउट मीडियम चल सकती होगी तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाएगी। तो दो तरह की वेव हो गई, एक वेव जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी। जैसे साउंड, एक मैकेनिकल वेव। कैसे? जैसे मैंने बोला यहां से, ठीक है, बोला तो जो आवाज जाएगी, मेरे सामने कोई बच्चे बैठे हैं, उनके पास जो आवाज जाएगी वो एयर के मीडियम से जाएगी। यही क्लास अगर मैं मून पे ले लूं तो वहां पे मीडियम नहीं है, तो मैं बस मुंह हिलाता रह जाऊंगा, आवाज पहुंचेगी नहीं। इसका मतलब मीडियम चाहिए था। जबकि बहुत सारी ऐसी वेव्स हैं, जैसे मोबाइल की वेव्स, जिसको इधर से उधर भेजने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, कमरा बंद भी कर लोगे तब भी आएगी वो। इसका मतलब वो कौन सी वेव्स हो गई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स वो भी हैं, वेव्स ये भी हैं। तो वेव्स कितने प्रकार की हो गई? दो। पहली, चलने के लिए मीडियम चाहिए, मैकेनिकल, और अगर चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, तो अब इसके अंदर अपन देखें, यहां पे दो तरह की वेव्स हो गई। पहली जो वेव है वो कौन सी है? मैकेनिकल। ठीक है, नोट कर लें इसको। द वेव्स विच रिक्वायर्ड मीडियम। ठीक है, कोई सा भी मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई सा भी मीडियम चलेगा। देयर requires medium for their propagation is called mechanical waves. Waves on the string, string के ऊपर कोई वेव या स्प्रिंग पे कोई वेव, ठीक है, वो सारी की सारी कैसी हैं? मैकेनिकल है। पानी की सरफेस पे जो वेव चलेगी, रिपल्स ऑफ वाटर, वो भी मैकेनिकल है। साउंड वेव्स मैकेनिकल। सिस्मिक वेव्स, इसका मतलब कौन सी वेव? जो भूकंप के समय आती है, जिससे बिल्डिंग गिर जाती है, उसको मैकेनिकल वेव कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसको मीडियम चाहिए, जमीन उसका मीडियम है। ठीक है, तो ये मीडियम की आवश्यकता होगी, वो क्या कहलाएगी? मैकेनिकल। दूसरे नंबर पे कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इनको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए रहता। ठीक है, लेकिन मीडियम मिल जाएगा तो चलेगी कि नहीं? तो उसका आंसर है चलेगी। मीडियम में भी चलेगी, मीडियम नहीं होगा तो भी चलेगी। ऐसा नहीं कि मीडियम नहीं होगा तभी चलेगी। ये मीडियम में जो चुप हो जाती है, लेकिन ये मीडियम में भी होती है तब भी चलेगी, मीडियम नहीं है तो भी चलेगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो यहां पे दे आर कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव्स। उनको नॉन मैकेनिकल भी कहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कैसे? एग्जांपल, लाइट। ठीक है, हीट, हीट को चलने के लिए वेव्स नहीं चाहिए। रेडियो वेव्स, ये वही है जो मोबाइल में आती है, रेडियो में आती है। एक्स रेस, गामा रेस, ये इनको चलने के लिए भी मीडियम नहीं चाहिए। ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, अब इसके अंदर इसको नोट कर लें फटाफट। मैं हट जाता हूं सामने से, पॉज दबाएं। चलिए, अब उसके बाद यहां पे एक चीज देखें। ये बोल रहा है कि लाइट वेव एक मैकेनिकल वेव है। कैसे विश्वास करें कि लाइट वेव एक मैकेनिकल वेव? तो एग्जांपल, ठीक है, ये सूरज है और ये अर्थ है। अर्थ और सूरज के बीच में क्या कुछ मीडियम है? हवा भरी है, पानी भरा है क्या कुछ? तो उसका आंसर है नहीं। अर्थ से थोड़ी दूरी तक मीडियम है, 10 किलोमीटर तक है बस हवा, उसके बाद तो सांस ही नहीं ले सकते आप वहां पे, तभी तो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता। तो अर्थ और सन के बीच में कोई मीडियम नहीं है, और अगर कोई मीडियम नहीं है तो भी लाइट वहां से चल के आ रही है ना। इसका मतलब लाइट जो है वो कैसी वेव हो गई? जिसको मीडियम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पृथ्वी पे भी चलती है ना लाइट, इसका मतलब पृथ्वी पे मीडियम होता हुआ, तो उसका मतलब लाइट को मीडियम चलेगा। लाइट को मीडियम नहीं है तो भी चलेगा, तो लाइट हर जगह चलेगी, इसलिए वो कैसी वेव्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर हो गई बात? तो लाइट कैसी है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक, अब मैकेनिकल वेव्स दो को चलाने के लिए, अच्छा
एक चीज मैं ये बता दूं तुमको कि 11th क्लास में सिर्फ मैकेनिकल वेव्स हैं, 12th क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं। तो अपन ने क्लासिफिकेशन कर दिया भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अब नहीं पढ़नी, अब उसके बारे में बात ही नहीं करनी। अब जो भी बात करी जाएगी वो मैकेनिकल की जाएगी। तो मैकेनिकल वेव्स को चलाने के लिए मीडियम चाहिए, और उस मीडियम में दो बातें होनी चाहिए। पहली, उसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए, दूसरी उसमें इनर्शिया होना चाहिए। ये किस में होना चाहिए? इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। अब सवाल ये है कि इलास्टिसिटी क्यों होनी चाहिए, ठीक है, या फिर उसके अंदर इनर्शिया क्यों होना चाहिए। तो मैं एक वेव बना के बताता हूं। देखो, ये एक स्लिंकी है, स्लिंकी का मतलब समझते हो, ठीक है, जो है वही स्लिंकी है, ठीक। अब इसको स्प्रिंग बोल दो। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको यूं ऐसे यूं ले लेंगे तो वेव बनने लग गई। भाई मैंने हाथ से डिस्टर्बेंस दिया तो ये वेव बनी। अब वेव बनी तो ये ऑसिलेशन कर रहा है ना पार्टिकल अपनी जगह पे, तो उसको वापस अपनी जगह पे आना है, फिर नीचे जाना, फिर ऊपर आना, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए इलास्टिसिटी क्यों जरूरी है, सो दैट द पार्टिकल कैन रिटर्न टू देयर मीन पोजीशन आफ्टर हैविंग डिस्टर्ब, वापस अपनी जगह आ जाए। ऐसा ना हो कि मैंने यूं किया और ये ऊपर ही रह गया, नीचे आना चाहिए। ये जब नीचे आएगा तभी तो अपन बोलेंगे कि इसके अंदर वेव बनेगी, या फिर हम ऐसे में भी वेव बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो वेव बनाने के लिए इलास्टिसिटी चाहिए, दूसरी इनर्शिया चाहिए। इनर्शिया अगर होता है द पार्टिकल कैन स्टोर एनर्जी एंड ओवरशूट देयर मीन पोजीशन, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, अपनी मीन पोजीशन पे आने के बाद वो क्या होता है, ओवरशूट कर जाता है। जैसे अभी मैंने यूं किया था, ऑसिलेशन करने लगा ना, तो मीन पोजीशन के बाद इधर से मीन पोजीशन पे आने के बाद रुकता नहीं है, एनर्जी होती है तो आगे निकल जाता है और फिर वापस पीछे आता है। इसलिए उसके अंदर क्या होना चाहिए, इनर्शिया होना चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए। नोट कर लीजिए फटाफट मैकेनिकल वेव्स में क्या क्या चाहिए। चलिए अब टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स देखें तो दो प्रकार की मैकेनिकल वेव्स हैं। पहली है ट्रांसवर्स, दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक। अब ट्रांसवर्स वेव कैसी होती है और लॉन्गिट्यूडनल कैसी होती है। तो ट्रांसवर्स वेव इस प्रकार से चलती है, ये चल रही है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ये इस तरीके से ऊपर नीचे होती है। अभी जैसे पल्स चलाई थी ना, एक पल्स चली थी, तो वो जो पल्स चली थी वो ट्रांसवर्स वेव थी। अब ट्रांसवर्स वेव में होता क्या है कि वेव ऊपर की तरफ चली जाती है, तो यहां पे इस पॉइंट को बोलते हैं क्रेस्ट। ऊपर वाले पॉइंट को बोलते हैं क्रेस्ट, और जब नीचे चली जाती है तो उसको बोलते हैं ट्रफ, TROUGH, ठीक है। ट्रफ है ना गड्ढा, क्रेस्ट मतलब ऊंचाई, ठीक है। तो दो तरीके के पॉइंट्स इसके अंदर है जिसमें ऐसे मूव करती है। अब ऐसे मूव करती है तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा हुआ ट्रांसवर्स वेव कैसी है, तो वहां पे ऐसे लिख के आओगे क्या, जो ऐसे मूव करती है, ठीक है। तो उसके लिए डेफिनेशन बनानी पड़ेगी ना कुछ। तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि वेव आगे की तरफ बढ़ रही है एक्स एक्सिस में, इधर भी वेव आगे की तरफ बढ़ रही है एक्स एक्सिस में, दोनों ही में ही आगे की तरफ वेव जा रही है, ठीक है। ये वाली वेव कैसी है, ये ऐसी है स्प्रिंग की, ठीक है, ये स्प्रिंग की दिख रही है, ये यूं ऐसे ऐसे ऑसिलेशंस किया गया इसके अंदर। तो ये थोड़ा स्प्रिंग ढीला है, नहीं तो ये इस तरीके से ऑसिलेशंस किया गया। तो ये वेव जो बढ़ रही है आगे की तरफ बढ़ रही है, ये वाली वेव भी आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इसमें जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहे हैं ऊपर नीचे, ठीक है। इसमें इसके जो पार्टिकल है ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, और इसमें इसके पार्टिकल आगे पीछे ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर से समझो, ये वेव मैं दोनों इस पे बना के दिखा सकता हूं, ठीक है। थोड़ा सा इसको टाइट कर दूं, पहले बनाऊं ट्रांसवर्स वेव। देखो ये ट्रांसवर्स वेव बनी, ये ऊपर नीचे ऑसिलेशंस कराए जा रहे हैं, लेकिन वेव बढ़ती आ गई है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ये है ट्रांसवर्स वेव। लेकिन ऑसिलेशन यदि यू में कराए जा रहे हैं और वेव आगे की तरफ बढ़ रही है, तो वो क्या कहलाएगी, लॉन्गिट्यूडनल। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, इफ द ऑसिलेशंस ऑफ द पार्टिकल इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, या इज पैरेलल टू द वेव मोशन, इज पैरेलल टू द वेव वेलोसिटी, देन द वेव इज लॉन्गिट्यूडनल। तो वेव कैसी होगी, लॉन्गिट्यूडनल। और ऑसिलेशंस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन द वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स, ठीक है। बहुत ही आसान सी बात है। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ साउंड कैसी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है कि लॉन्गिट्यूडनल। तो अगर किसी ने स्पीकर को बजते हुए देखा हो, तो स्पीकर जब बजता है तो ऐसे ऑसिलेशन करता, बहुत तेज आवाज कर देते ना, यूं ही ऑसिलेशन करने लगे। तो यूं जब ऑसिलेशन कर रहा है, साउंड तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो जिस डायरेक्शन में साउंड जा रहा है उसी डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा है, तो फिर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा ना।
तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसी है, जिस डायरेक्शन में साउंड जाएगा या वेव जाएगी उसी डायरेक्शन में ऑसिलेशन होना चाहिए। और स्ट्रिंग में यदि कोई पूछे वेव कि यहां से यहां तक स्ट्रिंग बांध दी और यूं ऑसिलेशन कर रहे हैं, तो फिर कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव। क्लियर हुई बात। तो इसमें जब ऊंचाई पे चला जाता है तो क्रेस्ट कहलाता है, जब नीचे आ जाता है तो ट्रफ कहलाता है। इसमें क्या होता है, पास पास आ जाता है तो ये कहलाता है कंप्रेशन, ठीक है। और जब ये खिंच जाता है, स्प्रिंग दूर दूर हो जाता है, तो ये कहलाता है रेयर फैक्शन, ठीक है। पास पास आ जाता है तो क्या कहलाता है, कंप्रेशन, कंप्रेशन है दबाव। और खिंच जाता है तो क्या कहलाता है, रेयर, रेयर हो जाता है, रेयर मीडियम समझते हो ना, वैसा रेयर फैक्शन, ठीक। तो ये अगर मान लो स्प्रिंग ऐसे पास पास हो गया, ये ऐसे हो गया, तो ये कहलाएगा कंप्रेशन, और ये खिंचा हुआ है रेयर फैक्शन। और जब यूं यूं करते हैं ना तो थोड़ी देर में कंप्रेशन आता है किसी जगह पे और किसी जगह पे रेयर फैक्शन आ जाता है। तो इस तरीके से ऑसिलेशंस करने से कहीं वो दब रहा है, कहीं वो खुल रहा है, कंप्रेशन रेयर फैक्शन। यूं ऑसिलेशंस करने से कहीं वो ऊपर जा रहा है, कहीं वो नीचे आ रहा है, तो उसको बोलते हैं क्रेस्ट एंड ट्रफ। ऊपर वाले को क्रेस्ट, नीचे वाले को ट्रफ, ठीक है। क्लियर हुई है दोनों बातें। अब इसका डायग्राम बना लीजिए आप। बनाओगे कैसे डायग्राम, ये वाला तो ये ऐसा बना हुआ ही है, इसके अंदर इसके पास पास बना लेना, ठीक है। इसके डायग्राम में क्या करना, ऐसे पास पास बना लेना, फिर दूर कर देना उसको, ये दूर, फिर उसके बाद पास पास स्प्रिंग कर देना, फिर दूर। तो इससे अपने को पता पड़ जाएगा कि वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, और ये वाला हिस्से पे लिख देना है कंप्रेशन है, और ये वाले हिस्से पे लिख देना है ये रेयर फैक्शन, ठीक है। तो दो तरह की वेव्स हो गई। सबसे पहले दो तरह की वेव्स थी, कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल। 11th क्लास में मैकेनिकल है, अब अपन मैकेनिकल ही पढ़ रहे हैं। मैकेनिकल दो प्रकार की, कौन कौन सी, ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसफर्स में ऐसे ऑसिलेशंस, लॉन्गिट्यूडनल में ऐसे ऑसिलेशंस, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं इसको। देखें यहां पे ट्रांसफर्स वेव के बारे में अपन लिख लें। ट्रांसफर्स वेव, ठीक, क्या बोल रहा है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है ऊंचा नीचे। देखो ये ऊंचा नीचे ऑसिलेशन कर रहा है। तो कोई सा एक पार्टिकल देख लो, ये बीच वाला ऊपर नीचे कर रहा है ना, ऐसे पेंडुलम जैसा, जैसे पेंडुलम होता है तो वो भी तो ऐसे ऑसिलेशन करता, तो अपनी ही जगह पे मीन पोजीशन पे वो ऑसिलेशन कर रहा है इस जगह पर। तो इसको बोलेंगे कि पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम अबाउट देयर मीन पोजीशन इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है उससे। एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। ये वाला जो है ये क्या है, क्रेस्ट है, और ये वाला क्या है, ये ट्रफ, ठीक है। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में जा रही। एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सितार। सितार जो रहता है, गिटार सितार, कुछ भी यूं खींचो और छोड़ो तो वो क्या करेगा, ऐसे ऑसिलेशंस करते हुए उसकी वेव ऊपर की तरफ चली जाएगी। जैसे गिटार तो यूं खींच किया तो ऐसे ऑसिलेशंस करते हुए इधर की तरफ चली जाए। ऑसिलेशन तुमने ऐसे करा, वेव आगे की तरफ चली गई वायर ही वायर पे, तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग के अंदर केस में ये क्या कहलाएगा, ट्रांसफर्स वेव। तबला बजाओगे या कुछ भी ढोलक बजाओगे उस केस में भी ऐसी होगा। तबला बजाओगे तो ऐसे थाप दोगे तो ऑसिलेशन ऐसे, लेकिन वेव आगे चली जाती, ठीक है। ऑसिलेशन ऐसे, वेव आगे चली जाती, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रांसवर्स वेव। उसके बाद मूवमेंट ऑफ ए किंक ऑन द रोप। ये किंक वही है, वो यूं करके यूं झटका दिया था ना, डायग्राम दिखाया था, वो झटका दिया, उसको बोलते हैं किंक। तो किंक का मोशन जो है वो इस तरीके से जो होगा रोप पे, वो भी ऑसिलेशन ऊंचे नीचे लेकिन आगे की तरफ बढ़ रही है। और सरफेस ऑफ द वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरफेस ऑफ द वाटर पे जो चलती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है, लेकिन वाटर के अंदर जो चलती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए ये दोनों की दोनों बातें बताई गई, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो यहां पे आप इसको नोट कर लें, और एक नीचे नोट दिया हुआ है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, उसको भी नोट करें। ट्रांसवर्स वेव कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड्स, दे कैन बी सेट अप ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। सरफेस ऑफ लिक्विड पे और सॉलिड पे चल सकती है, पर लिक्विड के अंदर और गैसेस में नहीं चल सकती, ठीक है। चलिए इस हिस्से को नोट करिए पहले फटाफट, पॉज दबा के। चलिए अब उसके आगे बढ़ाएं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स देखें। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर क्या होता है कि इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, द वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल।
डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन, वेव आगे की तरफ बढ़ रही है, पार्टिकल भी ऑसिलेशन इधर ही तरफ कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इट इज मेड अप ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। ठीक, अब एग्जांपल क्या है, साउंड वेव्स एग्जांपल है, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम्स, ठीक है, इन ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप मतलब बंसी या कोई भी चीज ऐसी जो बजती है सामने, जैसे शहनाई बजती है तो फूंक मारते हैं ना, उसमें वाइब्रेशन ऐसे होते हैं और साउंड वेव्स आगे की तरफ निकल जाती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ठीक है, ऑर्गन पाइप्स कहलाते हैं, माउथ ऑर्गन भी बोलते हैं ना, माउथ ऑर्गन, शहनाई है, कुछ भी इस तरीके। वेव्स इन ए स्प्रिंग व्हेन गिवन ए लेंथ वाइज जर्क, दिस इज इंपॉर्टेंट। वेव्स इन ए स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, जब लेंथ वाइज जर्क देंगे, देखो ये यूं करके ऐसा है, अगर मैंने लेंथ वाइज जर्क दिया है तो लॉन्गिट्यूडनल, अगर मैंने परपेंडिकुलर जर्क दिया है तो ये ही स्प्रिंग जो है उस केस में क्या होगा, ये स्प्रिंग उस केस में आपको दे देगा ट्रांसवर्स वेव। लेकिन अगर कुछ नहीं बताया उसने तो फिर हम ऐसा मानेंगे कि उसने ऐसे ही ऑसिलेशन किया होगा, तो हम उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही लिखेंगे, क्योंकि कभी कभी वो लिखते ही नहीं है, सिर्फ स्प्रिंग बोल देते हैं। तो स्प्रिंग है तो वो जनरली लोग स्प्रिंग को क्या करते हैं, जनरली लोग ऐसे ही चलाते हैं ना, यूं। ठीक है, इसको भी चलाएंगे तो ऐसे ही चलाएंगे ना, तो ये जो ऑसिलेशंस इसमें हो रहे हैं, इसमें क्या बोलोगे तुम, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, क्योंकि ऑसिलेशन का डायरेक्शन भी इधर ही है और वेव्स भी इसके अंदर ऊपर की तरफ उठ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो स्प्रिंग वाले केस में अगर कुछ नहीं दिया गया है तो स्प्रिंग के केस में तुम उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मानना। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो इट इज, स्प्रिंग के केस में तुम क्या मानोगे, वेव्स इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक, नीचे देखें, These waves can be transmitted through solid, liquid and gas. ये वेव तीनों में चल जाती है। कौन सी वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसको चलने के लिए सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों चलेंगे, जबकि इसके पहले वाली कौन सी थी, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव को चलने के लिए या तो सॉलिड चाहिए या फिर वो वाटर की सरफेस पे चल जाती है, क्योंकि वाटर की सरफेस भी एक सॉलिड की तरह बिहेव करती है, करीब करीब सॉलिड की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली नहीं, तो उसके अंदर जब वो इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। अभी सिर्फ याद रख लीजिए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में चल सकती है, जबकि ट्रांसवर्स वेव सिर्फ सॉलिड में चलती है, एक्सेप्शनल केस है वाटर की सरफेस पे चलती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ा दें इसको थोड़ा सा। अब एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं, वेव्स अगर कोई पूछा कितने प्रकार की, तो सबसे पहली चीज, वेव्स के प्रकार दो हो गए। पहला वेव हो गई मैकेनिकल, ठीक है, और दूसरी वेव जो है वो हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दो तरह की वेव है। ठीक, मैकेनिकल को चलने के लिए मीडियम चाहिए, इसको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। मैकेनिकल दो प्रकार का, पहला लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा ट्रांसवर्स, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिर्फ एक ही प्रकार का और इट इज ऑलवेज ट्रांसवर्स। ठीक है, आप ध्यान रखना इसको, अब मैं उसमें क्वेश्चन पूछूंगा तो उसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज ऑलवेज ट्रांसवर्स। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए लाइट कैसी वेव है, तो उसका आंसर ये है, बताओ तुम बताओ, लाइट कैसी वेव, मैकेनिकल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो उसका आंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो कौन सी होगी, तो सीधी बात है ट्रांसवर्स होगी, उसमें सोचना ही नहीं। अब अगर किसी ने बोला कि भाई लाइट कैसी है, तो हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और साथ में ट्रांसवर्स है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स की होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती ही नहीं। एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सब ट्रांसवर्स होती है। ठीक है, जो कि 12th में पढ़ाई जाती है। ये वाली हिस्सा 11 का हिस्सा है, इसमें दोनों होती हैं, 12th में सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स होती है। तो मैकेनिकल वेव्स 11 में पढ़ाते हैं, 11th के सिलेबस में, ये 12th के सिलेबस में। ठीक, अब यहां पे मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स दोनों हो सकती है। तो ये बताएं कि साउंड वाली जो वेव है वो कैसी है। तो पहली चीज मैकेनिकल है क्योंकि मीडियम चाहिए, दूसरी चीज साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, साउंड चलता है, स्पीकर ऐसे बजता है ना और आगे की तरफ पहुंच जाती है वेव, साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल। अब अगर अचानक पूछेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ फटाफट, स्ट्रिंग के अंदर कौन सी वेव है, साउंड में कौन सी है, लाइट में कौन सी है, सिर्फ तुम्हें बताना लॉन्गिट्यूडनल की ट्रांसवर्स। ठीक है, ये नहीं बताना कि मैकेनिकल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। चलो फटाफट लिखना चालू करो, पॉज दबा के। ठीक, अब बता देता हूं, सबसे पहले साउंड लॉन्गिट्यूडनल, ठीक, उसके बाद लाइट ट्रांसवर्स, स्ट्रिंग के अंदर यदि आई ट्रांसवर्स, स्प्रिंग में यदि आई लॉन्गिट्यूडनल। ठीक, वेव ऑन वाटर सरफेस ट्रांसवर्स, वेव्स इनसाइड द वाटर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, रेडियो वेव्स ट्रांसवर्स,
एक्सरेज, ट्रांसवर्स, क्या तुम्हारे सारे सही हैं? ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ में मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी लिख देता हूं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी लिख देता हूं। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब साउंड कैसी है? मैकेनिकल, ठीक। लाइट कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। स्ट्रिंग में वेव, स्ट्रिंग में वेव तो स्ट्रिंग में ही तो जा रही है, तो मीडियम तो है ही ना उसके अंदर, तो स्ट्रिंग में वेव कैसी है? मैकेनिकल, क्योंकि मीडियम है उसमें। उसके बाद स्प्रिंग में वेव, तो वो भी तो स्प्रिंग में जा रही है भैया, स्प्रिंग में तो वेव जा रही है, तो स्प्रिंग तो मीडियम ही है ना अपने आप में, स्प्रिंग नहीं होगा तो क्या हवा में कैसे जाएगी? तो इसका मतलब स्प्रिंग वाली जो वेव हो कैसी है? वो भी मैकेनिकल, ठीक। उसके बाद वेव ऑन वाटर सरफेस, मीडियम है उसके अंदर, ये भी मैकेनिकल, वाटर ही मीडियम है। उसके बाद वेव इनसाइड वाटर, ये भी मैकेनिकल ही है, क्योंकि पानी में ही तो चल रही है ना, लिख ही रहा है वाटर, इसका मतलब मीडियम तो है ही। रेडियो वेव्स, रेडियो को चलाने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। एक्सरेज को फेंकने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। ये दोनों की दोनों कैसी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो ये वाली भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और ये वाली भी ईएम वेव है, ठीक। ये क्लियर हुई बात? चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ा दें अपन इसको। वेव में कुछ टर्मिनोलॉजी, ठीक है, वेव के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी। तो पहले अपन एक वेव का डायग्राम देखें यहाँ पे। तो पहली जो टर्मिनोलॉजी है उसको बोलते हैं वेवलेंथ, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ है ना, वेव कितनी लंबी है, ठीक है, एस एन। और वेव कितनी ऊपर उठी उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक। तो ये जितनी ऊपर उठ गई मैक्सिमम, इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, यहां से यहां तक का। तो अगर किसी ने पूछा व्हाट इज एम्पलीट्यूड, तो हम बोलेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो तूफान आ गया तो समुद्र में लहरें बहुत ऊंची ऊंची हो गई। तुमने सुना होगा कि पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा आता, इसका मतलब क्या बोलते हैं उसको? हाई टाइड, लो टाइड। तो हाई टाइड में ऊंची उठ गई ना, ऊंची उठ गई, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि उसके अंदर ज्यादा एम्पलीट्यूड आ गया, ठीक है। अच्छा, ये यहां से जब उठी थी ना तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन जब सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो फिर अपन उसको बोलते हैं कि इसके अंदर एम्पलीट्यूड आ गया, ठीक है। वो नीचे की तरफ भी एम्पलीट्यूड ही आएगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि ऊपर वाले को अपन प्लस ए एम्पलीट्यूड लिखते हैं, नीचे वाले को माइनस ए एम्पलीट्यूड लिखते हैं। तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जितना ज्यादा उड़ जाए, जितना ज्यादा दब जाए। अब तुम बोलोगे कि ये तो आपने ट्रांसवर्स वेव में बता दी, अगर मान लो यू में होगा तो उसको क्या, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड में जितना ज्यादा कंप्रेस हो जाए, बिल्कुल पास पास आ जाए, ये कंप्रेस हो गई बिल्कुल पास पास, ये वाला देखो बिल्कुल पास पास, और ये बिल्कुल दूर दूर, तो जितना ज्यादा रेयरफेक्शन हो जाए, जितना ज्यादा कंप्रेशन हो जाए। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि इसको ऐसे समझाने में कि यहां से यहां तक एम्पलीट्यूड ज्यादा है, अब एम्पलीट्यूड कम है, ये बड़ा दिक्कत आती है। तो इन लोगों ने क्या किया, किताब वालों ने, वो बोलते हैं कि ये वाली जो वेव है कौन सी भैया? लॉन्गिट्यूडनल, जिसको अपन कंप्रेशन रेयरफेक्शन से बनाते हैं। वो बोलते हैं इसको भी ऐसे ही बना लो, क्या फर्क पड़ता, ठीक है। तुमको समझाना तो वेव प्रोपोगेशन ही है, तो उसको ट्रांसफर जैसा ही डायग्राम बना लो, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए मैक्सिमम किताबों में क्या करते हैं कि इसको ऐसे ना रिप्रेजेंट करते हुए एक बार समझा देते हैं कि भाई दो तरह की होती है, लेकिन अक्सर जो है वो क्या करते हैं इसी तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं। वो कोई गलत नहीं है, ठीक है, आसानी से समझ में आता है इसलिए। तो अब किसी ने बोला कि जो सबसे ज्यादा ऊपर उठेगी तो हम उस वाले केस में क्या बोल देंगे कि सबसे ज्यादा खुलेगा, सबसे ज्यादा नीचे जाएगी तो हम बोल देंगे सबसे ज्यादा दबेगा, ठीक है। तो बात वही है। तो यहां पर एम्पलीट्यूड समझ में आया, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जब सबसे ज्यादा ऐसे में खुलेगी तो भी तो पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया ना, मैक्सिमम अपनी जगह से सबसे ज्यादा दूर, ठीक। अब आगे बताएं वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करोगे। तो वेवलेंथ को डिफाइन करने का तरीका यह है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, ये क्रेस्ट है ना और ये भी क्रेस्ट है, और जो जमीन में घुस गया वो ट्रफ था, तो ये ट्रफ है और ये भी ट्रफ है। तो ये क्या बोल रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, कॉन्जिक्यूटिव ने एक के बाद एक आने वाले, ऐसा नहीं कि एक इधर आ रहा दूसरा उधर आ रहा, के बीच की जो दूरी है उसको अपन एक वेवलेंथ बोल देंगे। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की दूरी को वेवलेंथ बोल देंगे। अगर कोई बोलेगा कि मैं दोनों ट्रफ के बीच में बोलूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी वेवलेंथ है, जितनी लेंथ यहां तक होती है। बस इतना याद रखना कि ये वाला हिस्सा 1, 2, 3 और 4 हिस्से कवर हो जाने चाहिए, तो वो वेवलेंथ कहलाती है, ठीक है। अब वो 4 हिस्से कैसे भी कवर हो जाए, जैसे मान लो कि मैंने यूं करके ऐसे बनाया, ठीक। अब मैंने तुमसे बोला कि बताओ, यहां से लेके स्टार्ट किया और यहां पे मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। एक वेवलेंथ को लैम्डा बोलते हैं। तो ये बताएं
कि यहां से यहां तक कितना हुआ लेमडा के टर्म्स में बताएं। तो उसका आंसर यह है कि इतना हिस्सा, कितना हिस्सा भैया, यहां से लेके यहां तक का एक वेव कहलाता है। दिखता है ना वेव, वेव में 4 पार्ट्स आ जाते हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। 4 पार्ट्स मिलके एक वेव बन जाती है। ठीक है, ये 4 पार्ट्स मिलके एक वेव बनती है। अब 2 पार्ट एक्स्ट्रा है, 2 पार्ट एक्स्ट्रा, इसका मतलब एक पार्ट ये और एक पार्ट ये एक्स्ट्रा है। ये दोनों मिल जाएंगे तो 1.5 वेव हो जाएगी, 1.5 वेव। एक पूरी वेव और आधी वेव और 1.5 वेव को क्या बोलते हैं? 1.5 वेव को बोलते हैं 3/2, 3/2। तो इसको बोलेंगे 3/2 लेमडा आया इसके अंदर। ठीक है, वेवलेंथ का 3/2 आ जाए। अब किसी ने बोला कि यहां से स्टार्ट किया ये वाला हिस्सा और सिर्फ ये वाला हिस्सा, बताओ इतने में कितना आया? तो हमने बोला कि ये तो 2 ही पार्ट्स कवर किए, इसका मतलब इट इज λ/2। ठीक है, क्योंकि 4 पार्ट्स कवर करेगा, 1 2 3 4, तो कहलाएगा लैम्डा। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रेस्ट या 2 ट्रफ्स, या फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 कंप्रेशन एंड 2 रेयरफेक्शन। लेकिन कंप्रेशन तो बहुत दूर तक होता है, ऐसा कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में कहा था उसका मिडिल पॉइंट ऑफ द कंप्रेशन टू द सेकंड मिडिल पॉइंट ऑफ द कंप्रेशन इज 1 वेवलेंथ। या फिर रेयरफेक्शन हुआ तो 2 रेयरफेक्शंस के बीच का, लेकिन उनके भी मिडिल पॉइंट्स का। तो ये क्या कहलाएगी? वेवलेंथ। ठीक, तो अपन क्या बोल रहे हैं? टर्मिनोलॉजी। क्या टर्मिनोलॉजी पता पड़ी? पार्टिकल ऊपर नीचे होता है, जमीन से यूं नाप लोगे कितना ऊपर गया, डिस्प्लेसमेंट जो मैक्सिमम ऊपर चला गया वो क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। और अगर अपन ऐसे में नापेंगे कि लंबाई में कितनी गई वेव, तो उसको बोलेंगे वेवलेंथ। और वेवलेंथ के लिए कितना हिस्सा कवर होना चाहिए? तो वेवलेंथ के लिए इतना हिस्सा कवर होना चाहिए। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रेस्ट, ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट, ये ट्रफ है, सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन सेकंड क्रेस्ट यहां आएगा, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रेस्ट या डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रफ्स इज नोन एज 1 वेवलेंथ। और क्रेस्ट और ट्रफ को रिप्लेस कर सकते हैं रेयरफेक्शन और कंप्रेशंस। ठीक, चलिए अब अपन आगे बढ़ाते हैं इसको। ये लिख लीजिए वेव टर्मिनोलॉजी। तो वेव टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले लिखें वेवलेंथ, इट इज द लेंथ ऑफ 1 वेव। ठीक है, इसकी 4 डेफिनेशंस हैं, यहाँ 4 डेफिनेशंस लिखाई मैंने। इट इज द लेंथ ऑफ 1 वेव। ठीक है, 1 वेव की लेंथ है, कोई बात नहीं हुई, 1 वेव की लेंथ समझ में आ गया। वेवलेंथ इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव during the time in which one particle of the medium completes one vibration। एक वाइब्रेशन उसने किया, इतनी देर में आगे कितना बढ़ गई, उसको भी बोलते हैं वेवलेंथ। एक वाइब्रेशन किया तो एक वाइब्रेशन पूरा है यहां से यहां तक, ऊपर नीचे SHM के हिसाब से। तो ये एक वाइब्रेशन इतनी देर में ही करेगी, इतनी देर में जितनी आगे बढ़ जाएगी उसी को बोलेंगे। फिर वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 नियरेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ये ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है क्रेस्ट और ट्रफ की जगह। तो ये वाला ऊपर उठा हुआ है, ये भी ऊपर उठा हुआ है, तो ये कहलाएंगे सेम फेज में है ये पार्टिकल और ये पार्टिकल। ठीक है, दोनों ऊपर उठे हैं तो दोनों सेम फेज में, दोनों नीचे दबे दोनों सेम फेज में। तो इस केस में या तो दोनों ऊपर हो या दोनों नीचे हो या दोनों जहां भी हो वहीं हो। जैसे मान लो ये पार्टिकल है तो इसका जो फेज है और ये वाला जो पार्टिकल है इसका जो फेज है वो सेम है, ये दोनों के सेम फेज है, तो इनके बीच में भी एक वेवलेंथ आएगी। ये भी ऊपर से उठ के नीचे जा रहा था, ये भी ऊपर से उठ के नीचे जा रहा था, तो पार्टिकल ए और पार्टिकल बी एक ही जैसी स्थिति में है और एक जैसी स्थिति में है, इसलिए वो क्या कहलाएंगे? दे आर इन सेम फेज। तो ये डेफिनेशन भी सही है कि 2 पार्टिकल्स यदि सेम फेज में है तो उनके बीच का डिस्टेंस एक लैम्डा कहलाएगा, या 2 क्रेस्ट के बीच में या 2 ट्रफ के बीच में, दोनों एक ही बात है। फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 टाइम पीरियड, ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है। एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड का मतलब होता है पूरा एक ऑसिलेशन कर लेना। जैसे ये है ऊपर गया नीचे आया, ये मैंने ऊपर कराया ना, तो ये एक ऑसिलेशन करने का मतलब क्या है? नीचे से चालू हुआ तो ऊपर तक और वापस नीचे, इसको एक ऑसिलेशन बोलते हैं। तो एक ऑसिलेशन करने में जितना समय लगता है उतने समय में वेव कितनी आगे बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं क्या? वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ यहां से यहां तक का डिस्टेंस को भी बोला जाता है। तो ये 4 अलग अलग डेफिनेशन है, सबको समझ में आ गई होगी, लिख लीजिए फटाफट, मैं सामने से हट रहा हूं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब एक ऑसिलेशन, पार्टिकल को तो तुम जर्क देते हो ना, जैसे मान लो मैंने यहां से यहां एक रस्सी बांधी, ये रस्सी, और रस्सी बांधने के बाद क्या किया कि मैंने अपने हाथ को बोला कि डिस्टर्ब करो, डिस्टर्ब करा तो उसने हाथ यूं यूं कर रहा है ना, डिस्टर्बेंस यूं यूं कर रहा है तो हाथ ऑसिलेशन कर रहा है।
तो यहां से स्टार्ट हुआ, वापस नीचे आया, वापस ऊपर आया, इसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन हो गया। जैसे पेंडुलम यहां से स्टार्ट हुआ, इधर गया, वापस इधर आया, तब तक एक ऑसिलेशन कहलाएगा। तो इस केस में जब हाथ ऊपर नीचे हो रहा है तो ये एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सादी भाषा में बोला ऑसिलेशन कर रहा है। ऑसिलेशन से डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है और वो डिस्टर्बेंस आगे की तरफ एनर्जी के रूप में बढ़ रहा है, उसको अपन वेव बोल रहे हैं। तो वो बोल रहा है टाइम पीरियड क्या है इस वेव का, तो इस वेव का टाइम पीरियड अपने हाथ के ऑसिलेशन करने के टाइम पीरियड के बराबर है। तो हाथ तुम ज्यादा तेजी से ऑसिलेट करोगे, अरे उलझ गया भाई, ठीक है चलो, हाथ ज्यादा तेजी से ऑसिलेट करोगे तो ये ज्यादा तेजी से वेव जाएगी। हाथ धीरे धीरे ऑसिलेट करोगे तो धीरे धीरे वेव आगे जाएगी, ठीक है। इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द हैंड इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। अच्छा, अब टाइम पीरियड का एक उल्टा होता है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये टूट के ही सुधरेगा लगता। चलो, टाइम पीरियड का उल्टा होता है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस या कि एक सेकेंड में कितनी बार रिपीटेशन। अब ये मेरे माइक के वायर में भी उलझ गया है ठीक है, तो निकल जाएगा, ये निकल गया। चलो, अब एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये ऐसा है, ठीक। अब मैंने इसको यूं वाइब्रेशंस किया, अभी मेरी फ्रीक्वेंसी कम है, अब बहुत तेजी से ऑसिलेशंस करना चालू कर दिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो फ्रीक्वेंसी क्या, एक सेकंड में कितनी बार, अच्छा ऐसे में भी कर सकते हैं, ऐसे में भी ऑसिलेशंस कर सकते हैं। एक सेकंड में अभी फ्रीक्वेंसी कम है, अब फ्रीक्वेंसी बढ़ी, अब फ्रीक्वेंसी बहुत तेज हो गई। इसका मतलब जितना फास्ट उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, और जितनी ज्यादा फास्ट उतना कम समय में, और कम समय में इसलिए फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है, टाइम पीरियड का उल्टा होती है। टाइम ज्यादा लगाओगे तो एक सेकंड में ज्यादा ऑसिलेशंस नहीं कर पाओगे, टाइम कम करोगे तो जल्दी जल्दी ऑसिलेशन करोगे। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होगी। फ्रीक्वेंसी एन से लिखते हैं, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। कुछ लोग इसको एफ से भी लिखते हैं और कुछ लोग इसको न्यू से भी लिखते हैं, इसको बोलते हैं न्यू, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड के फॉर्मेट में भी न्यू से भी लिखा जाता है, वो भी फ्रीक्वेंसी है, और वो काय के अपोजिट होगी, टाइम पीरियड। चलिए आगे लिखवा देता हूं उसको। तो यहां पे देखें, वेवलेंथ, वेवलेंथ की टर्मिनोलॉजी अपन ने पढ़ा दी थी, उसी को एक बार और देख लें। ये क्रेस्ट है और ये क्रेस्ट है, इन दोनों क्रेस्ट के बीच को भी लैम्डा लिख सकते हैं, और ये ट्रफ है, सॉरी ये भी क्रेस्ट है और ये भी क्रेस्ट है, ट्रफ इसको भी लिख सकते हैं, और ट्रफ के बीच का भी लिख सकते हैं। तो यहां पे भी नोट कर लीजिए सारी बातें जो समझा दी वही हैं। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन। लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशन बोलेंगे, ट्रांसवर्स में उसको क्रेस्ट एंड ट्रफ बोलेंगे। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, पॉज दबाइए, आगे बढ़ा रहा हूं। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी आ गया। फ्रीक्वेंसी इट इज डिफाइंड एज द, फ्रीक्वेंसी की क्या डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेशन, एक सेकंड में 25 बार ऑसिलेशन किया। जैसे मच्छर है, एक सेकंड में बहुत बार ऑसिलेशन कर लेता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कान में चुभती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में भी नापा जाता है, और एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस, या फिर इसको पर सेकंड में भी, क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड ही है वो, तो एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेशन। इट इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ ट्रैवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितनी वेव्स निकली, तो एक सेकंड में जितनी बार तुमने वाइब्रेशन करा उतनी वेव ही निकली, तो एक सेकंड में जितनी बार वाइब्रेशन करा वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी। ऐसा बोल दो, या बोल दो एक सेकंड में कितनी वेव्स निकली। जैसे मान लो कि तुमने लगातार ही वाइब्रेशंस कराए, तो एक सेकंड में बहुत बार वाइब्रेशंस करा दिए तो उतनी ही वेव निकल गई, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड, ठीक है। टाइम पीरियड की डेफिनेशन नोट कर लें। इट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन अबाउट द मीन पोजीशन, ठीक। one vibration about the mean position. It is the time taken by the wave to travel a distance equal to one wavelength. एक वेवलेंथ चलने में जितना उसको टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। अब अपने को रिलेशन बताना है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में, तो टाइम पीरियड इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक। नोट कर लीजिए यहां तक, आगे बढ़ा दें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो न्यूमेरिकल में काम आए, वो रिलेशन है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अब पहले मैं वेलोसिटी समझाऊं, इसमें क्या दो वेलोसिटीज होती हैं, उसमें कंफ्यूजन होता है। तो वेलोसिटी पहले समझ लें किसको बोलते हैं। यहाँ पे ये पार्टिकल है, मैंने इसको ऑसिलेशन ऐसे कराया, ऐसे ऑसिलेशन कराया, तो ये तो पार्टिकल का ऑसिलेशन हुआ ना, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊंचा नीचा हो रहा है ना, इसका ऑसिलेशन हुआ, लेकिन वेव तो आगे बढ़ती है। जैसे मेरा मुंह का साउंड वेव ऐसे ऑसिलेशन कर रही है, लेकिन वेव तो तुम्हारे कान में जा रही है, तो जो तुम्हारे कान में जा रही है उसको क्या बोलते हैं, साउंड वेव। तो साउंड वेव जो चलती है उसकी स्पीड को बोलते हैं वेव स्पीड,
ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना, कंफ्यूजन होता है और बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज ही घूमते रहते हैं। एक स्पीड होती है, उसका नाम होता है वेव स्पीड। ठीक है, अच्छा वेव वेलोसिटी भी बोल दे तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। स्पीड वेलोसिटी इस केस में, इस चैप्टर में एक ही बात है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन पता ही है, आगे की तरफ ही जाएगी। ठीक है, तो वेव स्पीड, और दूसरा जो स्पीड है उसका नाम होता है पार्टिकल स्पीड। पार्टिकल स्पीड, ठीक है, पहली क्या है भाई, वेव स्पीड, ये पहली, और दूसरी क्या है, पार्टिकल स्पीड। अब इन दोनों में अंतर समझे। मैंने बोला कि ये वाइब्रेशन कर रहा है इस तरीके से स्पीकर, तो वाइब्रेशन कर रहा है वो पार्टिकल कर रहा है, उसमें से निकल रही है साउंड जो तुम्हारे कान में जा रही है। तो साउंड की स्पीड होती है 330 मीटर पर सेकेंड, वो फिक्स है एयर के अंदर। तो वो जो स्पीड है दैट इज कॉल्ड द वेव स्पीड, ना कि पार्टिकल स्पीड। ठीक है, तो ये वेव जो तुम्हारे कान में पहुंची, इसकी स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड यदि है साउंड के केस में, तो ये कहलाएगी क्या, वेव स्पीड, ना कि पार्टिकल स्पीड। पार्टिकल किससे ऑसिलेशन कर रहा है, वो एसएचएम से करता है, और पार्टिकल यदि एसएचएम करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा या ऐसे ऑसिलेशन करेगा, तो उसकी स्पीड फिक्स नहीं रहेगी, हर जगह पे चेंज होगी, और हर जगह पे चेंज होगी तो वो स्पीड पार्टिकल स्पीड कहलाएगी। और पार्टिकल स्पीड जो होती है वो इक्वेशन से निकलती है, किसी पर्टिकुलर समय पे कांस्टेंट नहीं होती। तो अगर किसी ने बोला लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो पार्टिकल स्पीड है या फिर वो वेव स्पीड है, तो उसका आंसर है वेव स्पीड है। वैसे उसमें पार्टिकल होते ही नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, लेकिन वो वेव स्पीड है। तो ये वेव स्पीड कैसी होती है, ये फिक्स होती है, टाइम के साथ चेंज नहीं होती, जबकि पार्टिकल स्पीड उसी पार्टिकल की थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होती रहती। जैसे मान लो कि ये पार्टिकल है, ये ऑसिलेशन कर रहा, ये पर्टिकुलर पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल अपनी ही मेन पोजीशन पे ऊपर नीचे ऑसिलेशन करेगा, लेकिन वेव आगे की तरफ बढ़ेगी। तो वेव जो आगे की तरफ बढ़ी, स्ट्रिंग, जैसे स्ट्रिंग का केस समझो, गिटार में मैंने यहां से यूं प्लग किया, ऐसे प्लग करना समझते हो, उसको बजाना, तो जैसे ही मैंने प्लग किया तो वाइब्रेशन करा वायर में, ये जो वाइब्रेशन कर रहा है दैट इज पार्टिकल स्पीड, लेकिन वो जो वेव आगे चली गई, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, वेव स्पीड। तो वेव स्पीड अलग चीज है, पार्टिकल स्पीड एसएचएम की होती है, और ये एसएचएम की स्पीड वेरिएबल होती है, और इसको समय के साथ ही निकाल सकते हैं, और इसकी इक्वेशन आती है, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन होती है एसएचएम की y = a sin ω t, फिर अपन उसका डिफरेंशियल करते हैं तो वेलोसिटी आती है, साइन का डिफरेंशियल होगा cos ω t, और ω t का फिर से डिफरेंशियल होगा ओमेगा। ये थोड़ा अभी कठिन हो रहा है, इसलिए बाद में बताऊंगा, लेकिन ये समझ लें कि पार्टिकल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम, पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड होती है, वो अलग बात है। सादी भाषा में जब भी स्पीड पूछी जाए तो वो वेव स्पीड ही पूछी जा रही होगी, और वेव स्पीड का अपने को एक रिलेशन निकालना, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ना भी दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन यहाँ पे जो है वो वेव स्पीड का एक रिलेशन निकालें। तो मैं इसको पहले मिटा रहा हूँ, ठीक है, जो जो मैंने लिख दिया था वो सब मिटा रहा हूँ। तो आपको मैंने ये बता दिया दो तरह की स्पीड, पार्टिकल और वेव। अभी अपने को पढ़नी है वेव स्पीड, ठीक है। पार्टिकल की तो एसएचएम से आती है, उसको अभी पढ़ना ही नहीं, ठीक है। तो कौन सी स्पीड पढ़नी हुई, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी बोल रहा है और कुछ भी नहीं दे रहा, तो वो वेव वेलोसिटी ही होगी, वेव वेलोसिटी। वेव किस स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रही। तो देखें, हमने ऑसिलेशन कराने चालू किया रस्सी को ऊपर नीचे, तो ये वेव चली ऊपर आगे की तरफ। अब ये जो वेव आगे की तरफ चली, तो यहां से लेके यहां तक पहुंची, तो इतने हिस्से को क्या एक लैम्डा बोलते हैं, इतनी लेंथ को क्या एक लैम्डा बोलते हैं, हाँ बोलते हैं। कैसे, इसमें 4 आ गए, 1 2 3 4, 4 हिस्सा, 1 2 3 4, इसको लैम्डा बोलते हैं। लैम्डा चलने में कितना समय लगता है, तो डेफिनेशन थी कि लैम्डा चलने में टाइम पीरियड लगता है, कैपिटल टी, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना लगता है, टाइम पीरियड लगता है कैपिटल टी, कितना चलने में, लैम्डा चलने में, ठीक है। इन मूविंग डिस्टेंस, कितना, इन मूविंग डिस्टेंस ऑफ लैम्डा, लैम्डा चलने में टाइम लगता है टी। उसने सिंपल पूछा स्पीड क्या है, और मैंने बोला स्पीड तो फिक्स होती है, फिक्स स्पीड में सिंपल फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक। तो यहां फॉर्मूला लगा दो भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। और तुम्हारा डिस्टेंस कितना, लैम्डा है, और टाइम टी है, और स्पीड को तुम v बोलते हो, ये वेव स्पीड है ना कि पार्टिकल स्पीड। तो फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी।
ये आ गया आपका बढ़िया फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट, v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। ठीक, इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने बोला कि फ्रीक्वेंसी यानी एक सेकंड में कितनी बार का टाइम पीरियड होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, इसका फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। इस वाले टाइम पीरियड को अपन 1/n लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं 1/n, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो ये जो टाइम पीरियड आ रहा है ये 1 के अपॉन में ही तो आ रहा है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो इसको 1 अपॉन टी की जगह n डाल देंगे, यहाँ पे n डाल देंगे तो रिलेशन बन जाएगा v इज इक्वल टू n लैम्डा। ये आ गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। आया समझ में? ये जो आया है ना t की वैल्यू, उसको उठा के यहाँ रख दी है, तो t की जगह 1 अपॉन n आ गया, n ऊपर चला जाएगा तो v इक्वल टू n लैम्डा। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये वेव स्पीड का है, ना कि पार्टिकल स्पीड का। वेव स्पीड यानी एग्जाम्पल साउंड, और साउंड की स्पीड याद रखिए 330 मीटर पर सेकेंड होती है। अगर उसने एयर मीडियम दे रखा है, मीडियम बदलेगा स्पीड बदलेगी, लेकिन एयर के अंदर 330 मीटर पर सेकेंड, और ये वेव स्पीड से आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्लियर हुई बात? तो ये आपको समझ में आ गया ये किस किस में रिलेशन है, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट, पॉज का बटन दबाएं। चलिए अब मैं आज जो पढ़ाया उसको समराइज कर दूं। सबसे पहले वेव क्या होती है, तो डिस्टर्बेंस के कारण वेव क्रिएट होती है। पानी में पत्थर डाला, इसको हिला दिया, या फिर कोई सी स्ट्रिंग बांधी, उसके अंदर ऐसे ऑसिलेशंस कर दिए, कुछ भी करा, स्ट्रिंग गिटार में बजाया, मतलब डिस्टर्बेंस किया, कुल मिला के डिस्टर्बेंस किया, वेव बनेगी। वेव एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी लेके जाती है, ना कि मास लेके जाती है। वेव दो प्रकार की है, मैकेनिकल चलने के लिए मीडियम चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। मैकेनिकल दो प्रकार की, लॉन्गिट्यूडनल जिसमें जिधर ऑसिलेशन होते हैं उधर ही चलती है, और दूसरी होती है ट्रांसवर्स जिसमें जिधर ऑसिलेशन होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में 90 डिग्री पर चलती है। और ट्रांसवर्स वेव जो है वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो हमेशा ही ट्रांसवर्स होती है। मैकेनिकल ट्रांसवर्स भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। ठीक, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसने पूछा कि वेव को चलने के लिए क्या चाहिए, तो हमने बोला मीडियम। मीडियम में दो चीज जरूरी है मैकेनिकल मीडियम के अंदर, पहली चीज इनर्शिया, और दूसरे नंबर पे उसके अंदर क्या चाहिए, इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी और इनर्शिया होगा तो वेव जो है वो आसानी से चल पाएगी, नहीं तो नहीं चलेगी। वाटर की सरफेस पे चलेगी ट्रांसवर्स वेव, अंदर चलेगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में चल सकती है लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स सिर्फ सॉलिड में चलती है, वाटर की सरफेस पे चलती है। उसके बाद अपन ने पढ़ा एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है। वेव वेलोसिटी अलग बात है, पार्टिकल वेलोसिटी अलग बात है। फिर एक रिलेशनशिप निकाला वेवलेंथ के साथ, वो होती है v इक्वल टू n लैम्डा। यहां तक समझ में आ गया। अब एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि लाइट कैसी वेव है, या ये ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल है, तो इसके अंदर छुपा हुआ है। देखो ये वेव कैसी है, तो यहां से देखना, यूं ये मैंने बनाया t, बन रहा है t, तो ये इस तरीके से जो वेव्स बनेगी वो ट्रांसवर्स होगी। और जब यूं चलेगी ऐसे स्प्रिंग वाली, तो इसमें O बन रहा है ना, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी। O बनने वाली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, T बनने वाली ट्रांसवर्स वेव। ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है भाई, ठीक है, ये ट्रिक है, सिर्फ ट्रिक याद रखने के लिए। कभी कंफ्यूजन हो जाए, जैसे किसी ने बोला लाइट कैसी वेव है, तो ऐसा लिखना LIGHT, ठीक है। और ये जैसे T आएगा इस तरीके से लिखा, इसका मतलब कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, आप किसी ने बोला कि साउंड कैसी वेव है, साउंड बताओ, तो ऐसे लिखना SOUND। O क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, इसलिए ये कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, किसी ने बोला स्ट्रिंग की वेव कैसी होती है, तो स्ट्रिंग तो ऐसी होती है, इसका मतलब इस वाले केस में कौन सी होगी, ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पे T बन रहा है ना, इसलिए ट्रांसवर्स वेव। ठीक, ये सिर्फ ट्रिक है। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे, नोट कर लें, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।